हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सीधा सा मतलब होता है कि सम काइंड ऑफ फ्लो। फ्लक्स का मतलब होता है सम काइंड ऑफ फ्लो। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे हमने सबसे पहले कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रांग है, कहाँ पर वीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई और उसका हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब अगली बात आई कि हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी कैसे बताएंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ध्यान रखिएगा भी, हम इसके कुछ एक एग्जाम्पल्स भी लेंगे, आपको समझाएंगे इसको। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो सीक्वेंस है कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी कितनी है उसको बताने के लिए हमने जो नई चीज बनाई उसे हम नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी को कौन बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम आज इसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप सोचो, किसी भी चीज की क्वांटिटी आप कैसे डिटरमाइन करते हो। तो देखो, मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लीजिए एक विंडो है, खिड़की, उसमें से कुछ न कुछ एयर आ रही है, हवा आ रही है, विंडो से हवा आ रही है, और वो जो हवा आ रही है ना, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी है। तो उस कमरे में जो एयर की क्वांटिटी होगी, या कहने का मतलब विंडो से आने वाली एयर की क्वांटिटी पर सेकेंड कितनी होती। तो हम देख रहे हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ एयर है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। यानी क्वांटिटी ऑफ एयर कमिंग फ्रॉम द विंडो डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग टू फैक्टर। फर्स्ट किस पे डिपेंड करेगी, फर्स्ट डिपेंड करेगी वो विंडो के एरिया पे, एरिया ऑफ द विंडो। ध्यान दीजिएगा, अभी तो हम इसके बारे में आगे समझा रहे हैं आपको कि क्वांटिटी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो क्वांटिटी ऑफ एयर कमिंग फ्रॉम द विंडो डिपेंड ऑन टू फैक्टर। फर्स्ट, एरिया ऑफ द विंडो। भाई आप देखे होंगे कि जितना ही बड़ा विंडो का एरिया उतना ही ज़्यादा आपको हवा लगेगी, उतना ही ज़्यादा हवा अंदर आएगी। जितना ही छोटा विंडो उतना ही कम हवा। तो एयर, रूम के अंदर जो एयर की क्वांटिटी है वो सबसे पहले किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया, एरिया पे, विंडो के एरिया पे। सेकेंड, स्पीड ऑफ द एयर, स्पीड ऑफ द एयर। स्पीड को हम दूसरे तरह से ये भी कह सकते हैं इंटेंसिटी, कि वो हवा कितनी इंटेंस है, या इंटेंसिटी ऑफ एयर।
ठीक। तो जो क्वांटिटी ऑफ एयर है वो इन दोनों पे डिपेंड करती है। ध्यान रखिए, क्वांटिटी वर्ड दो चीज़ों पे डिपेंड किया, सबसे पहले एरिया और दूसरा स्पीड या इंटेंसिटी। और हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है उस एयर की क्वांटिटी। दूसरा एग्जाम्पल भी एक समझिए। मान लीजिए ये एक पाइप है, वाटर पाइप। we receiving water from a pipe। इस पाइप से हमको पानी मिलता है और उसको हम एक बकेट में स्टोर कर लेते हैं। अब बकेट में, इस बकेट में कितना पानी आएगा पर सेकेंड, यानी इस बकेट में जो भी पानी है, जो भी वाटर है, उसकी क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है? फिर वही सबसे पहला किस पे डिपेंड करेगी कि इस पाइप का एरिया कितना है? एरिया ऑफ द फेस, किसका फेस? पाइप का। और दूसरा डिपेंड करेगा किस पे? इंटेंसिटी ऑफ वाटर फ्लो। तो देखिए, ये दो चीजों पर क्या डिपेंड कर रहा है? क्वांटिटी ऑफ वाटर विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द पाइप। ध्यान दीजिएगा जरा, सिर्फ समझा रहे हैं पहली चीज आपको कि क्वांटिटी, चूंकि देखिए हमें मालूम है थोड़ा सा कि फ्लक्स क्या चीज़ है? क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्वांटिटी को निकालने के लिए फ्लक्स का हम यूज करते हैं। अब किसी भी चीज़ की क्वांटिटी जनरली दो चीज़ों पर डिपेंड है, एक एरिया और दूसरी स्पीड या इंटेंसिटी। अब दूसरी चीज़ भी समझिए। देखिए, अभी तक हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर के फॉर्म में भी मेजर कर सकते हैं? तो थोड़ा सा इस वाटर वाले एग्जाम्पल को समझिए। दिस वाटर व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम द पाइप, फिर से समझिए, ये वाटर जब इस पाइप से आ रहा है तो इट हैज गॉट ए डायरेक्शन। इसमें एक डायरेक्शन, यानी जब वाटर किसी भी पाइप में फ्लो करता है तो उसका जो ये फ्लो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाई? बिकॉज इट हैज वेलोसिटी, स्पीड, इट हैज स्पीड एंड इट हैज डायरेक्शन। लेकिन बट दैट वाटर व्हेन असेंबल्ड इन अ बकेट, जब ये इस बकेट में असेंबल्ड हो गया तो ये वेक्टर है कि स्केलर है? तो ये क्या हुआ? दिस वाटर इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहां जो फ्लो कर रहा था तो ये वेक्टर है। हम सिर्फ इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी तो है, लेकिन क्या हम उसका मेजरमेंट स्केलर में भी कर सकते हैं? तो इसके लिए आप सिंपल सा ये एक एग्जाम्पल समझिएगा कि जब ये वाटर इस पाइप में फ्लो कर रहा है तो इट हैज़ गॉट डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन है, यानी पाइप के अंदर जो ये वाटर का फ्लो है वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जब वो वाटर यहाँ स्टोर हो गया इस बकेट में तो ये क्या बन गया? स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मीन्स, अब सोचिए, दिस वाटर एट वन टाइम वी मेजर इट
as a vector quantity and other time we measure it as a vector quantity. एक बार हम यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी की तरफ मेजर किए और यहाँ हम कैसे मेजर किए? स्केलर क्वांटिटी की तरफ। यहाँ जब फ्लो कर रहा था वेक्टर, यहाँ जब एक जगह स्टोर हो गया क्वांटिटी तो स्केलर। यही सेम कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लगता है। देखिए हम इसको थोड़ा सा लंबा खींच रहे हैं, उसका रीजन है कि आप थोड़ा सा इसको समझ जाइए। अब ऐसे तो हम सीधा सा एक वर्ड में डिफिनीशन दे देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन आप इसको थोड़ा समझिए कि क्वांटिटी को हम कैसे, उसका फार्मूला आया, किस पे डिपेंड हुआ, कैसे वेक्टर क्वांटिटी भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, और कैसे हम उसका मेजर स्केलर क्वांटिटी में भी कर सकते हैं। तो देखिए जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ वाटर में लगाया है कि यहाँ वेक्टर यहाँ स्केलर, यही कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा जरा, हमने अभी तक पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर फॉर्म में मेजर करते हैं कि नहीं? अब क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर फॉर्म में भी मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो देखिए ध्यान दीजिए कि एक एग्जांपल समझिए। मैंने यहाँ पर एक ग्लास रॉड ली, आई हैव टेकन ए ग्लास रॉड, रब्ड इट, इसे रब किया, इट हैज़ गॉट ए चार्ज, कोई भी चार्ज आ गया, मान लीजिए कोई भी रॉड आपने लिया हुआ है प्लास्टिक की, ग्लास की, और आपने जब इसको रब किया तो इसमें चार्ज आ गया। तो जब इसमें चार्ज आ गया तो इट हैज़ मेड इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ऑन इट। तो इसने अपने चारों तरफ, ये रॉड है, इसने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए ध्यान से, नाउ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आई मेक इट ए स्केलर क्वांटिटी? क्या मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसने बनाया है इसकी कैलकुलेशन स्केलर क्वांटिटी में कर सकता हूं? तो यस कर सकते हैं। कैसे? तो देखो ध्यान से देखिए, ये जो चार्ज है भाई, हमने बोला ना इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है ये, हम किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। अब हमने कहा कि भैया ये जो हमारा चार्ज बना है ना, इसके चारों तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को गिन लीजिए। मान लीजिए इनके चारों तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है 200, तो आई विल से टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो गई 200। दूसरा चार्ज लाया हमने, ये मान लीजिए दूसरा, और उसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, बहुत सारी निकली, मान लीजिए वो निकली कितनी? 50, मान लो 50 लाइन है। तो आई विल से टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 50। यहां कितना? 200, 200 लाइन निकली थी, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 200। और यहां कितनी निकली थी? 50, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 50। अब ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? स्केलर है, स्केलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग दोनों तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वेक्टर के फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और स्केलर के फॉर्म में। लेकिन जब हम लोग इसको स्केलर के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे,
तो इसके साथ एक चीज और इन्वॉल्व हो जाएगी और वो है उसकी सरफेस एरिया। जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, समझिएगा, ये इसने फील्ड लाइन निकाली हुई है, यहाँ पे हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इधर भी बना सकते हैं, अभी हम बना नहीं रहे। हमने बोला इतने एरिया में, ये देखिए इतने एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी क्या है, तो आपने यहाँ पे टोटल फील्ड लाइन गिन ली 1 2 3। आपने कहा 3 लाइन इस एरिया के साथ लिंक्ड है, तो हमने बोल दिया ठीक है, फ्लक्स इसका 3 हो गया, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 3 हो गई। अब यही अगर आपने ये सरफेस एरिया बड़ा ले लिया, देखिए ध्यान से, इतना बड़ा एरिया, अब यहां पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 लाइन लिंक हो रही हैं। तो देखिए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जब भी हम कैलकुलेशन स्केलर फॉर्म में करेंगे तो उसके साथ एक और चीज लिंक हो जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी, वो है सरफेस एरिया। कितनी बड़ी जगह पे आप लाइन को काउंट कर रहे हैं, और हमको मालूम है कि लाइन जितनी क्राउडिंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग बने। जैसे यहां पे देखिए हमने कितना गिना, 3, यहां पे 3 लाइन है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस गिनना है। सो दिस is the quantity of electric field which is 3 linked to this area, इस एरिया के साथ linked। बड़ा हमने एरिया ले लिया, ये देखिए the flux linked with this area is 1 2 3 4 5 6। तो देख लीजिए भाई, आप कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। यहाँ जैसे ये है, पहले आपने इतना छोटा एरिया लिया, इतना, तो यहाँ पे लाइन लिंक हुई 1 2 3 4 5 6 लाइन, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह है। अब आपने ये एरिया बड़ा ले लिया तो लाइन ज़्यादा लिंक हो जाएंगी। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा, एरिया सरफेस एरिया पे डिपेंड है। फ्लक्स क्यों चेंज हुआ यहाँ 3 यहाँ 7, क्योंकि हमने एरिया चेंज किया और इंटेंसिटी भी ऑलरेडी चेंज हो गई। यहाँ 1 2 3 4 5 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया। तो देखिए ध्यान रखिए, तो सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, दो चीजें ध्यान रखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा क्या, एरिया। दीज आर द 2 थिंग्स विच डिसाइड द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग वहां पे आ गए हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनीशन और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ें। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर से देखिए थोड़ा सा, बस 2 मिनट कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी बताने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो किसी भी चीज की क्वांटिटी 2 चीजों पे डिपेंड हुई, एक एरिया एक इंटेंसिटी। यहाँ पर देखिए इंटेंसिटी एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दोनों फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में तो किया है, स्केलर फॉर्म में भी इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से बस इतनी चीजें आपको लेना है, बाकी ये तो सब समझने वाली हैं, ठीक है। तो फ्लक्स क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए हम अब इसकी यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, ये तो अभी नॉर्मल से समझाने वाला है, फिर हम इसकी और डेफिनेशन लिखेंगे। हमने क्या देखा अभी लास्ट, कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
और एरिया, ये दो चीज़ें हैं जिस पे जो डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी कितनी है। तो दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड linked with a certain area is known as इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी अभी हमने आपको इसमें समझाया कि आप एक एरिया के साथ लिंक हुई टोटल नंबर ऑफ लाइन को जो उस एरिया से नॉर्मली निकलती है उसको गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, वही फ्लक्स है। तो देखिए इसकी डिफिनीशन, अब एक्चुअल डिफिनीशन देखिए कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स passing normally through a surface in an electric field is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई से। अब हम इसका फार्मूला निकालना चाह रहे हैं कि इस फ्लक्स का फार्मूला क्या है। देखिए दो चीज़ें तो हमें क्लियर ही हो गई हैं कि ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक इंटेंसिटी पे और एक एरिया पे। तो देखिए ये आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये। अब देखिए इसमें एक सरफेस एरिया इस तरह से लिंक्ड है, इसका जो एरिया है वो है ए। अभी देखिए अभी कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर जितनी लाइन इसके साथ लिंक्ड है ये क्या है? फ्लक्स लिंक विद द सरफेस। और कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन। अब इस सरफेस को हम बेंड करेंगे, घुमा दिए हमने, ये ठीक है, बाय एन एंगल थीटा। ये इधर घुमा दिया, कितने एंगल से? थीटा एंगल से। ध्यान दीजिएगा जरा प्लीज, ये तो ए था तो ये भी तो ए ही होगा। अब बताइए इस ए के साथ बेंड करने के बाद क्या सेम फ्लक्स लिंक हुआ या कम हो गया? देखिए फिर देखिए यहाँ पर ये एरिया जो था जब ऐसा रखा था तो कितना फ्लक्स लिंक हो रहा था? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे ही हमने इसको बेंड किया तो अब बताइए ए के साथ, ये तो ए ही है ना, इसके साथ फ्लक्स जो लिंक होगा वो कम हो गया या ज़्यादा हो गया? वही रहा। तो ध्यान से देखिए फ्लक्स डिक्रीज हो गया। कितना? अभी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें आ रही थी, अब 1 2 3 4 5 लाइन लिंक हुई।
पहले कितना एरिया लिंक हो रहा था ये, अब कितना लिंक हो रहा है ये, कितना लिंक हो रहा है 1 2 3 4 5। तो देखिए अब इसकी इस इतने की वैल्यू हमें निकालना है, तो जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये जो एरिया है जितना लिंक हुआ ये हो जाएगा, देखिए ये तो ए ही है, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा हो जाएगा ना, बेस एंगल सामने परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। तो पहले कितना एरिया लिंक हो रहा था ए, अब कितना लिंक हो रहा है ए कॉस थीटा है। अब रख दीजिए फर्स्ट कंडीशन में क्या था, फाई इक्वल्स टू, देखिए बार बार बोल रहे हैं क्वांटिटी किस किस पे डिपेंड कर रही है, पहली इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया लिंक्ड, कितना एरिया लिंक्ड हुआ। ठीक, तो देखिए ध्यान दीजिए, तो फाई इक्वल्स टू फर्स्ट कंडीशन में जब ये था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया कितना लिंक था ए। बट जब सेकेंड कंडीशन आई यहाँ पे देखिए, जब हमने इसको थीटा से बेंड किया तो फाई इक्वल्स टू ई और ए के जगह में क्या हुआ ए कॉस थीटा। अब आप खुद भी समझ गए होंगे, यहाँ कॉस थीटा आया और जनरली जहाँ कॉस थीटा होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है यानी स्केलर। तो फाई को हम कैसे लिखते हैं, ई डॉट ए, ये वेक्टर चढ़ा दिया, ये इसको हमने ऐसे लिखा। तो फ्लक्स यानी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कॉस आया डॉट आया तो ये क्या हुआ स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर क्लियर ये। अब यहाँ पे आपको मेन क्या समझना है, यहाँ पे सबसे मेन ये जो हम लोग बार बार कह रहे हैं एरिया एरिया एरिया, ये जो यहाँ पर ए है दिस इज एरिया वेक्टर। यहाँ पर जो ये एंगल थीटा है, थीटा जो एंगल है ये किन किन के बीच का है, यहाँ ध्यान रखना, इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब बात आई है एरिया वेक्टर क्या है। आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। भाई ये है आई, ये है जे, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ये के है। अब हम यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन है होता तो एक्चुअल ये है। तो आई क्रॉस जे क्या हुआ के, और इसका डायरेक्शन इनके नॉर्मली हुआ। तो यहाँ ध्यान रखना है एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के नॉर्मल है। कैसे, जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमने ये एक सरफेस बनाया हुआ है। अब देखिए ये सरफेस का आई जे एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर। इधर का ये यानी हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलरली, जैसे आप यहां आइए ध्यान दीजिए, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर है, दिस इज एरिया वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। अभी देखिए ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान दीजिएगा जरा,
ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे बना रहे हैं, और फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ ऐसे बनाई। अब हम एक सरफेस को यहाँ पे रखते हैं। पहली कंडीशन में हमने सरफेस को ऐसे रखा, दूसरी में हमने ये बेंड कर दिया, ऐसे रखा थीटा एंगल से, और तीसरी में हमने ऐसे रखा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये ई है, ई है, ये ई है। यहाँ इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये होगा। तो ई और ए के बीच का एंगल कितना बना? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो यहां पर फ्लक्स क्या हो जाएगा? कॉस थीटा है, कॉस 0 1, तो ई इंटू ए। यहां आप निकाल ही चुके हो इसका एरिया वेक्टर ये। तो फ्लक्स ई ए कॉस थीटा। अब यहां देखिए ये सरफेस है, ये एरिया वेक्टर, तो ई और ए के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो फ्लक्स हो गया 0। यहां पे ध्यान रखना, आपको बार बार बता रहे हैं, ये देखिए सरफेस के एलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली कंडीशन कौन सी बनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड एलॉन्ग द सरफेस। अब लोग सोचेंगे कि एलॉन्ग द सरफेस यानी थीटा की वैल्यू 0 हो गई, लेकिन ध्यान रखना है थीटा किनके बीच का एंगल है? एरिया वेक्टर और इर का। तो जब एलॉन्ग द ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर ये होगा, और एंगल कितना बनेगा? 90। और ये वाली कंडीशन, ये देखिए ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलरली है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी नॉर्मल टू द सरफेस। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस, यानी एरिया वेक्टर और ई दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो यही चीज आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना है। तो अब हमारे पास जो फ्लक्स का, ये ध्यान रखिएगा कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। तो अब हमारे पास जो फार्मूला मिला, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, where E is electric field, A is area vector, and theta is the angle between electric field and area vector। पहली चीज तो ये हुई आपकी। आपको इतना ही पढ़ना है आपको, वो तो हमने बाकी सब समझाने के लिए आपको किया हुआ है कि ये इसकी डिफिनीशन हो गई, ये इसका फार्मूला हो गया, ये अलग अलग कंडीशंस हो गई। फिर हम इसमें कैसे निकालेंगे वो हम बताएंगे आपको। अब अगली बात, मान लीजिए कि सरफेस, अभी यहाँ पे तो हम सब फ्लैट सरफेस के लिए कर रहे थे, ये सब जितनी भी सरफेस थी वो सब क्या थी? फ्लैट। मान लीजिए सरफेस फ्लैट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो देखिए जैसे मान लीजिए ये एक चार्ज है, इसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ये देखिए ये 4 ही ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाला इसने। सरफेस आपका ये है, ऐसे सरफेस है। तो देखिए इसको भी निकालने का तरीका, यहाँ आप देख रहे हो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, ये फिर थोड़ी ज़्यादा हो गई, यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिंक हो रहा ना, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। तो सबसे पहले हम एरिया वेक्टर ड्रा करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है फाई इक्वल्स टू ई इंटू ए कॉस थीटा है। हर जगह थीटा क्या क्या है? अलग अलग, ये भी आप देख रहे हैं। क्लियर? तो देखिए
स्मॉल, इस सरफेस के परपेंडिकुलरली हमने ये ड्रा किया, ये एरिया वेक्टर मान लीजिए स्मॉल है ds1, ये एंगल ले लिया θ1। ये देखिए यहाँ पे ये इसके परपेंडिकुलर सरफेस इधर ये आएगा, ये θ2 ले लिया, एरिया वेक्टर ले लिया ds2। यहाँ देखिए ये सरफेस है, यहाँ हमने ले लिया ये ds3, ये एंगल आ गया θ3। यहाँ देखिए ये एरिया वेक्टर हो जाएगा, तो ये हो गया ds4 θ4। अब हम सबका अलग अलग निकालेंगे और सभी को प्लस कर देंगे। कैसे? हमने यहाँ पे क्या निकाला? फ्लक्स E1 डॉट ds1, तो E ds1 cos θ1 हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या वाला? E2 डॉट ds2 प्लस E3 डॉट ds3 प्लस E4 डॉट ds4। अब एंगल जितना जितना भी हो सभी को चारों को अलग अलग कैलकुलेट करके हम लोग निकाल लेंगे। यानी ध्यान रखना है, for any one surface if you want to calculate flux, which are the quantities we should know? First one is E, second one is area and the third one is theta। ये तीन क्वांटिटी है जो हमें याद रखनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पे कंडीशन भी है कि थीटा एट एवरी पॉइंट शुड बी सेम होना चाहिए। थीटा एट एवरी पॉइंट शुड बी सेम। अब अगर ये सेम नहीं है, इफ इट इज नॉट सेम, देन व्हाट वी विल डू? वी विल कट द सरफेस। हम सरफेस को कट करेंगे और उसके इतने हिस्से करेंगे कि हर एक हिस्से में थीटा की वैल्यू सेम हो। अब हम इसके एग्जाम्पल्स और इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, एक दो चीज़ें इसके देख लीजिए। सबसे पहले यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट देखिए। ई की यूनिट न्यूटन पर कूलम और ए की मीटर स्क्वायर एरिया है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द यूनिट, इसकी यूनिट हो गई है। ठीक, अब इसका डायमेंशन फार्मूला, तो भैया सीधा सा इसका डायमेंशन फार्मूला आप निकाल लीजिएगा। ये आएगा ml3 t-3a-1। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला। तो आपको बस ध्यान रखना है कि क्वांटिटी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए फ्लक्स का यूज करते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन आप फोर्स होंगे उनको आप काउंट कर लेंगे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो सरफेस के नॉर्मली निकलती है। क्लियर? तो ये फ्लक्स हो जाएगा। बहुत कुछ और वो तो समझाने के लिए हमने बोला, आपको बस इतनी चीज़ें यहाँ पे ध्यान देना है, बाकी तो आप सब समझ ही गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, कैसे फ्लक्स हम निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है, थीटा भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, छोटे से लेके बड़े क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।